Hello student, how are you? So I hope all of you would be fit and fine. So I am here. आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर चार्ज डिस्क्रीट ना हो, मतलब कि पॉइंट चार्ज ना हो, चार्ज सेपरेट डिस्टेंस पे ना हो, जैसे एक चार्ज, दो चार्ज, मतलब काउंट नहीं कर सकते चार्ज को। जब भी हम चार्ज को काउंट नहीं कर सकते तो वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि ये एक रॉड है ना, इस पे चार्ज हमने डाल दिया रॉड पे, तो यहाँ कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि पॉइंट चार्ज है। चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड में। पॉइंट चार्ज क्या होता है? डिस्क्रीट चार्ज, जैसे एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, या फिर एक चार्ज ऐसे, मतलब ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके अंदर ही हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और करेंगे जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये फार्मूला जो है जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन जो करेंगे, जो फार्मूला निकालेंगे, और इस मेथड को भी समझना है और इससे कुछ कंक्लूजन्स भी हम निकालेंगे। लास्ट सेशन में जाके कुछ कंक्लूजन्स भी निकालेंगे। अभी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अभी हम बात कर रहे हैं। चार्ज सरफेस के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, वॉल्यूम के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले एक बार हम इसे समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से आगे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। मान लो कोई एक रिंग है और बहुत ही थिन रिंग है और उसके लेंथ के अलोंग क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह चार्ज की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग सेम होनी चाहिए। तो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों भाई लीनियरली? क्योंकि ये एक रिंग है, तो रिंग में क्या होता है कि केवल लेंथ होगा, इसके बाउंड्री के अलोंग केवल लेंथ होगा, और इस लेंथ पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पे कहीं पे भी बीच में कहीं मटेरियल नहीं होगा, है ना। एक कंडक्टिंग रिंग है, दिस इज ए कंडक्टिंग रिंग। तो रिंग में क्या होता है ना, केवल बाउंड्री टाइप के स्ट्रक्चर हम लेते हैं। छल्ला समझते हैं, बाउंड्री टाइप का एक पतला सा छल्ला ले लिया। तो चार्ज जो होगा इस बाउंड्री के अलोंग पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब समझने की बात है कि आप इस चीज़ को देखो कि चार्ज जब इस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमें इस रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे एनीवेयर ऑन द एक्सिस एक पी पॉइंट लिया हमने, आप क्या कहीं भी ले सकते हो, एक पी पॉइंट लिया यहाँ पे, जहाँ पे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब छल्ला ऐसे और एक्सिस ठीक इसके सेंटर से पास करता है, और जो सेंटर से पास करने वाला लाइन है परपेंडिकुलरली पास करेगा इस प्लेन, जैसे छल्ला का जो प्लेन होगा उस पे ये एक्सिस परपेंडिकुलरली पास करता है हमेशा। तो इस एक्सिस पे हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ इसमें पॉइंट समझने वाली बात है, जो आपको नई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, आपको ना यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और वो आपको हर एक एग्जामिनेशन में, जैसे जेई में, नीट में, या फिर सीबीएसई में भी इवन आपको काम आता रहेगा। तो उस तरह से अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को भी बना सकते हो। लेट अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एंड हैज चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। अब इस सेंटर से जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालनी है, उसकी डिस्टेंस को हमने x माना, रिंग की रेडियस को r माना। अब इस रिंग में कहीं भी हमने एक एलिमेंट, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, जिसकी लेंथ जस्ट लाइक द नेग्लिजिबल हो, बड़ी छोटी लेंथ हो, dl, जिसको कि मैथ के कॉन्सेप्ट में आप dl बोलते हो, मैथ में पढ़ा होगा आपने, डिफरेंशिएशन वगैरह में पढ़ोगे,
11th में भी पढ़ा होगा। तो ये डीएल एलिमेंट बहुत ही छोटा एलिमेंट हमने एज्यूम किया, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके कारण इस डीएल लेंथ पे जितना चार्ज है उसके कारण हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को माना क्या, डीई। चूंकि पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड हमने एरो से दिखा दिया। अब इसकी डिस्टेंस डीएल से डीई की डिस्टेंस को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। डीएल से डीई की डिस्टेंस को हमने स्मॉल आर में मान लिया, मान लो स्मॉल आर ले लिया हमने डिस्टेंस को, डीएल एलिमेंट जो है रिंग में से, और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके डिस्टेंस को आर ले लिया, स्मॉल आर, और रिंग के रेडियस को कैपिटल आर लिया। यहाँ ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट की डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ द रिंग कैपिटल आर। इसके बाद आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो वेक्टर हमेशा डायरेक्शन में, वेक्टर में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए इसमें डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कोई भी वेक्टर जब किसी एक्सिस के साथ किसी एंगल पे होगा तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब प्लेन में अगर एक्स और वाई एक्सिस है, प्लेन में अगर एक्स और वाई एक्सिस है तो जो वेक्टर होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो अभी हम देखें कि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में बांटा इस डीई को। एक देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हमने यहाँ पे, और एक लिया डाउनवर्ड वाई एक्सिस। कोई भी वेक्टर अगर ऐसे हो, ऐसा वेक्टर है डीई मान लो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजेंटल के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड आएगा। अगर यही डी एलिमेंट ऐसे हो, एरो इस तरह से हो, डायरेक्शन इधर हो, तो एक कंपोनेंट अपवर्ड चला जाएगा एक्स एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब यहाँ समझने की बात है कि इस चीज़ को आप समझ लो, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इस डी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जिसको डी एक्स लिखा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड वाई एक्सिस के अलोंग डी ई वाई लिखा। अब इसमें डी एल के अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट डी एल प्रेजेंट होगा ही होगा रिंग में। रिंग एक सर्कुलर शेप का होता है, अगर डी एल यहाँ है तो एक डायमीटर यहाँ से खींचेंगे सेंटर से, तो ये डी एल जो होगा डायमेट्रिकली अपोजिट होगा ठीक इस डी एल कंपोनेंट के। तो मान लो इस डी एल पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा, जितना डी एल इस डी एल पे चार्ज है उतना ही इस डी एल पे चार्ज होगा, बराबर होगा क्योंकि उसकी लेंथ बराबर है ना। तो चार्ज भी होल्ड बराबर कर रहा होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस वही आएगी, आर आएगी, सेम डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे जो ये इधर वाला कंपोनेंट डीएल एलिमेंट, इधर वाला जो डीएल एलिमेंट है, ये जो पी पे बनाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिसको हमने डीई डैश दिखाया है यहाँ पे, डायमेट्रिकली अपोजिट वाले का डीई डैश दिखाया। और इसके कंपोनेंट डीई डैश जो दिखाया इधर वाले का, उसके देखो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजेंटल एक्सिस सेम डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन में अपोजिट। मतलब ये जो डी है इसका डाउनवर्ड हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, और इस डी का डायमेट्रिकली अपोजिट वाले डीएल का एक हो गया वर्टिकल अपवर्ड, और हॉरिजेंटल में दोनों की डायरेक्शन मैच कर जा रही है। जस्ट सेम सिचुएशन हो गया कि ये जो डी है इसका तो एक नीचे डाउनवर्ड आ रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक हॉरिजेंटल इधर कंपोनेंट जा रहा है, और ये जो डीएल एलिमेंट है डायमेट्रिकली अपोजिट है इसका। तो ये एक कंपोनेंट इसका डायरेक्शन ऐसे हम बनाएंगे आउटवर्ड, तो एक ऊपर और एक हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में तो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट और डीएल दोनों का तो सेम डायरेक्शन आ रहा है हॉरिजेंटल में, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग एक अपवर्ड जा रहा है और एक डाउनवर्ड जा रहा है। एक वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिकॉज ये वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज होल्ड करेगा।
तो चार्ज सेम डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट थी। तो ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है इनका डायमेट्रिकली अपोजिट, और जो डीएल है ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल वाला ये रहा, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला ये रहा, दोनों का एक दूसरे को कैंसिल कर देगा वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, बट एग्जिस्ट कौन सा करेगा, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डी जो होगा वो हम लिख सकते हैं डी एक्स, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसकी जो वैल्यू होती है, चूंकि ये एंगल थीटा है हमारा, यहाँ एंगल थीटा लिया है हमने, है ना, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और इधर से थीटा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, चूंकि एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये दोनों डी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएंगे। तो साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर गया, तो हमने लिख दिया कि डी जो होगा वो डी कॉस थीटा होगा, डी एक्स जो होगा, यही है। इतना कॉन्सेप्ट को आपको ठीक से समझ जाना है। इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी है, तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। देखो कि जो डीएल लेंथ का चार्ज है, डीएल लेंथ का जो कंपोनेंट है एलिमेंट, डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है, इस पे मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज है ना, तो कितना चार्ज होगा। अगर आप देखो एक चीज़ कि जो चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, है ना, रिंग के एलिमेंट का टोटल लेंथ जो होगा 2 पाई r हो गया टोटल लेंथ। तो डेंसिटी निकालने के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ किया, तो डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। ये चीज़ तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो अब हम dq चार्ज अगर निकालें तो dq इज इक्वल टू, हम देखेंगे तो चार्ज डेंसिटी, है ना, इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो लेंथ ऑफ द dq के लिए हमने dl लेंथ पे, एलिमेंट पे हमने लेंथ, एलिमेंट की लेंथ dl है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल चार्ज जो ये dl लेंथ पे आएगा वो लैम्डा आएगा। यूनिट चार्ज पे लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, तो dl पे कितना होगा, और लैम्डा की वैल्यू रख दो आप, q अपॉन 2 पाई r, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है, और dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो dq चार्ज की वैल्यू आ गई, dl लेंथ पे टोटल चार्ज इतना हो, ये वाला चार्ज हो। अब ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E नेट, अगर हम देखें तो जो हमारा आएगा दैट इज K, है ना, dq अपॉन में r स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, K इंटू चार्ज अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर कौन सा है, तो इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिया है। फार्मूला याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से, तो यही आ जाएगा आपको। और चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे बच्चों एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्वेश्चन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, एलिमेंट वाइज हर एक एलिमेंट एक लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करोगे, वैसे में कोई डीएल एलिमेंट एज्यूम किया यहाँ पे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन प्रोसेस ही इसी के चीज़ के लिए होता है, और इंटीग्रेट करेंगे, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये एक शॉर्टकट मेथड में बताऊं तो चार्ज जो dq है, dq यहाँ वेरिएबल है, dq क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिमिट हम लगाते हैं, तो मिनिमम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 0 हो सकता है, मैक्सिमम हमने q डाल ही रखा है, गिवन ही ये क्वेश्चन में कि q चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ के अलोंग, है ना, तो इस dq चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट q हो सकता है, ये इंटीग्रेशन में पढ़ोगे आप। तो dq की हमने लिमिट लगा दी और कांस्टेंट को कर दो बाहर, तो r की वैल्यू लगा दो। और यहाँ पे ना एक चीज़ और आपको रखना है ध्यान कि यहाँ cos थीटा लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि E नेट जो है हमारा DE cos थीटा है,
ई नेट जो आएगा ना, ई कॉस थीटा आएगा। तो आप देखो डी ई, तो डी ई की वैल्यू हमने लगाई के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा डी ई की वैल्यू है, इंटू कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो हमने कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, है ना। और ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक काम करो कि के कांस्टेंट, अब आर स्क्वायर की भी जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की भी जो वैल्यू है, थोड़ा सा यहाँ पे आप एक मैनिपुलेशन कर दो कि के की वैल्यू ठीक है, के लिखा, डी क्यू ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आप डायग्राम में देखो, पाइथागोरस थ्योरम पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये तो हमने बीच में एज्यूम किया है कि उसकी डिस्टेंस आर है, हमने माना, है ना, ये हमने माना। क्वेश्चन में हमें रिंग की रेडियस और एक्सिस से कितने डिस्टेंस रिंग के सेंटर से, है ना, जिस पॉइंट पे निकालनी है एक्सिस पे, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो उस पॉइंट, उसकी डिस्टेंस सेंटर से, रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस है एक्स। तो हमने इसको ये रखा, और आर स्क्वायर है तो इस पे हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इनटू में कॉस थीटा की भी वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों। तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आप डायग्राम में देखो तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा तो यही आ रहा है। क्यों? कॉस थीटा, ये थीटा है, तो थीटा जिसके साथ है वो बेस हो गया, तो बेस का लेंथ क्वेश्चन में ही एक्स दिया हुआ है, क्योंकि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये जो है ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस आर, है ना, तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये रख दिया, और कॉस थीटा की भी वैल्यू रख दी। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, के को करेंगे कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, ये भी नोन है, आर भी नोन है, एक्स भी नोन है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने आता है क्या, ये स्क्वायर जब रूट है तो स्क्वायर है तो ये रूट को हटाना है ना। तो आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे डी क्यू रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल को ही हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वेरिएबल हमारा यहाँ डी क्यू है, हमने ऐसे ही इसको रख दिया। बड़ी आसानी से ये आप समझ सकते हो, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, तो के, है ना, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डी क्यू की वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन क्यू होती है, डी क्यू, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, क्यू का, डी क्यू का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा क्यू, और यहाँ क्यू और 0 लिमिट लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 और एक्स भी होगा, ये एक्स है ना, ये एक के इंटू एक्स, ये एक्स भी है, और इंटीग्रेट करा 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे जो हमारा बच रहा है वो आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ो, वहाँ से इसको सॉल्व करो, पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ क्यू के जगह पे, तो क्यू के जगह पे अपर लिमिट क्यू है तो क्यू रखेंगे, फिर माइनस का साइन आता है नोटेशन में, माइनस रखेंगे, और फिर क्यू के जगह पे 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही हो गया, तो क्यू बच जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है एक्सिस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्यू एक्स इंटू दिस आ रही है। तो ये तो हुआ शॉर्ट तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन है आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये जब रूट है ना, रूट पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और इधर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, है ना। इधर पावर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1, क्योंकि रूट तो हट गया है तो किसी चीज़ पे पावर 1 होता है, और दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 1 + 1/2 तो पावर 3/2 हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो देखा आपने, इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा ये जो मेथड है शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा शॉर्टकट है। अगर थोड़ा सा हम इस चीज़ को दूसरे वे में समझें, ये मेथड ज़्यादा आसान है ना, कैलकुलेशन कम है इसमें, आसान तो वो भी है, कैलकुलेशन कम है उसमें, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें
तो हम यहाँ से इसको अब मिटा देते हैं। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो बार बार। इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा और थोड़ी सी कैलकुलेशन को यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये डीएल लेंथ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल लेंथ के कारण जो हमारा डी ई आ रहा है वो आ रहा है डी ई कॉस थीटा, है ना। डी ई एक्स जो है हमारा यही एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू डी ई कॉस थीटा है। तो डी ई है ना जो हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस डी ई की वैल्यू कितनी होगी? तो डी ई की वैल्यू जो होगी, टोटल चार्ज हमारा ये है ना। तो आपको भी पता है के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही है, ये वही हमने रिपीट किया। फिर हम क्या करेंगे, डी ई एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर और डी क्यू के जगह पे हम ये जो चार्ज की वैल्यू है डी क्यू की वो है क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू में डी एल, है ना, और कॉस थीटा। हमने क्या किया कि डी क्यू जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डी क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, डी क्यू की वैल्यू निकाली और हमने डी क्यू के जगह पे रख दिया वैल्यू, तो ये डी एल के फॉर्म में आ गया। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, क्या हो जाएगा। अब इस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें रख देना है और कॉस थीटा की वैल्यू रख देनी है और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो के क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसको इधर रखो। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है नीचे वो भी आप रख दो, के क्यू, है ना। आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपको पता ही है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा एक्स अपॉन, सेम कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया मैंने यहाँ पे, और ये डी एल की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि ई निकालने के लिए नेट, है ना, नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारे टर्म्स हमारे बाहर आ जाएंगे, ये भी एक्स भी कांस्टेंट है, फिर ये सारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देंगे। तो के क्यू, है ना, अपॉन में 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर, वही सेम कैलकुलेशन 3/2 ही आना है, और यहाँ एक्स भी होगा, सॉरी ये एक्स भी होगा इंटू एक्स भी होगा यहाँ पे, और ये डी एल चूँकि वेरिएबल है यहाँ पे, वहाँ पे डी क्यू वेरिएबल लिया था हमने, यहाँ पे डी एल वेरिएबल लिया, तो डी एल की भी लिमिट लगा दो। डी एल मिनिमम क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 पाई आर। अरे डी एल की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई आर हो सकती है पूरी सरकमफ्रेंस, और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमने वो लिमिट लगा दी और इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे के क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो वही सेम मेथड, एक वैल्यू 2 पाई आर लगाओगे डी एल की, एल की, डी एल जब इंटीग्रेट होगा तो एल आ जाएगा, और एल की वैल्यू जैसे डी एल आ गया, डी एल का एक इंटीग्रेशन किया तो एल आ गया, पूरी लेंथ मान लो एल आ गया, ये डी एल को इंटीग्रेट किया एल आ गया, और इस पे 2 वैल्यू है एल की, एक तो 2 पाई आर है और दूसरा 0 है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रखा है के क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना, और एल की वैल्यू लगा दो, एल की वैल्यू 2 पाई आर माइनस 0, ये वैल्यू आ गया। ये ई नेट का वैल्यू आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे क्या होगा, इंटीग्रेट करके ही हम निकालते हैं, क्योंकि डी ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई नेट आ जाएगा, है ना, और उसका कैलकुलेशन इधर है कैसे आ रहा है, और फिर हमने ये वैल्यू रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जो हमारा पहले फार्मूला आ रखा था नेट, सेम फार्मूला आ गया। ये 2 मेथड हैं करने के, आप चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कैलकुलेशन को पकड़ना है, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे ये पढ़ाने का मेन मतलब ये है, बताने का मेन मतलब ये है कि अगर डिस्क्रीट चार्ज हो तब तो आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला या फोर्स का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज कंटिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आपको हमेशा वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं कुछ और बनाऊंगा अभी, तो उससे आपको वन बाय वन धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस से उस पर कमांड कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, 2-3 चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो आप ध्यान देना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चार्ज डिस्क्रीट है तब तो आप सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाओ और कैलकुलेशन करो। अगर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो काम नहीं चलेगा उस मेथड से। वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दिमाग में लाना है कि अरे ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको तो हम इंटीग्रेट डी एल डी क्यू कुछ मान के अपना जैसा भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर डी क्यू या डी एल के थ्रू निकाल लिया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, पूरे का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बच्चा, एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है और रेडियस r है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है जितना चार्ज रिंग के ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, x यहाँ रखना है और k की वैल्यू आपको पता ही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन को वो ना एक चीज़ देखो, अब मैं तुमसे यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने को बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर है ना, रिंग के केस में, रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या बनेगा, मतलब O पे क्या बनेगा। इस पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि हर एक एलिमेंट पे चार्ज है रिंग के अंदर और वो सब मिलके अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन से ही पता चलता है। हम तो ऐसे सोच नहीं सकते उन चीज़ों को, है ना, क्योंकि डिस्क्रीट चार्ज तो है नहीं कि एक चार्ज है, 2 चार्ज है या 10 है या 50 है, काउंट कर सकते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो बनेगा, तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू जो होगी, ये जो पॉइंट P है ये उठ के O पे आ जाएगा, है ना, P और O सेम पॉइंट हो जाएंगे, तो x 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो हमारा देखो QX है ना, अपॉन में इस x को हटा दो आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r कट जाएगा, r³ आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। क्यों, x हो गया 0, ये 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा x, तो r स्क्वायर इधर और उस पर पावर 3/2 है ना, r स्क्वायर और उस पर पावर 3/2, 9th वाला कैलकुलेशन तुमको करना है, r2 कट जाएगा, 3 बचेगा, ये आ गया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब क्या ये सही किया मैंने? अरे बेटा, आपको x की वैल्यू भी तो लगानी है ना, x कितना है, 0 है, तो 0 लगा दो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 0 लगा दें तो भी ये खत्म कहानी, 0 आ गया। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है रिंग के केस में, वो क्या बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो लगाओगे ना आप, इतना तो घूमने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करने के लिए किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट 0 जब लगाओगे तो पूरे टर्म को ही 0 कर देगा। यहीं से समझ सकते हो इस चीज़ को आप कि x 0 हो गया तो पूरे टर्म को ही 0 कर देगा। लेकिन ये मैंने चूंकि x 0 है और दोनों जगह रख के मैंने आपको बताया कि ये करके ऐसे 0 हो जाएगा सेंटर पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ x is very very greater than radius of ring, x is very very greater than radius of ring, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, if x is very very greater than, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ r को खत्म कर सकते हैं, है ना, हम यहाँ से r को वैनिश कर सकते हैं, क्योंकि if x is very very greater than r, then we in the case of addition or subtraction, in case of एडिशन और सबट्रैक्शन, यहाँ देखो ऐड हो रहा है दोनों, तो हम r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x की कुछ ना कुछ वैल्यू, r की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको वैनिश नहीं करते हैं। हम वैनिश कहाँ कर सकते हैं, ऐड या माइनस के केस में। तो चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, उसमें एक छोटा सा नंबर ऐड भी होगा तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, इस केस में वो क्या आएगा, देखो QX ये तो चलो सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी सही है बच्चों। हम क्या करेंगे, R को वैनिश करेंगे तो ये x³ बच जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, R0 ये x स्क्वायर है, 2 कट जाएगा, x³ बच जाएगा, ये x है। तो देखो यहाँ ध्यान दो
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया बच्चों। अब यहां देख के आपको याद हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही तो यही होता है कि Q अपॉन चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस पॉइंट पे निकालना है चार्ज से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो रिंग के सेंटर से इसकी डिस्टेंस x है तो उस पॉइंट एक्स स्क्वायर। तो इस पे बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको प्रूव करना है रिंग के केस में कि इफ द पॉइंट एट वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी फार और वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द रिंग, देन रिंग बिहेव्स लाइक द पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग विल बिहेव लाइक द पॉइंट चार्ज, प्रूव दिस। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो प्रूव कैसे करोगे? तो प्रूव ऐसे ही करोगे कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है और x जो मैंने बताया आपको कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, फिर ये ऐसे टर्म आ जाएगा। तो ये देखो, ये पॉइंट चार्ज के कारण ही आ रहा है ना, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है रिंग, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो, रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये सब पॉइंट, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण भी यही निकलता है, और रिंग में पूरे चार्ज के कारण भी अगर ये कंडीशन आ जाए, सेकेंड वाला कंडीशन आ जाए, तो बहुत ही ये। दूसरा चीज़ है कि तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें समझना है वो जेई और नीट के लिए है, और थोड़ा आपके 11th-12th वालों के कॉन्सेप्ट के लिए है कि मैं ये कहूँ कि इस लाइन पे, एक्सिस पे, वेयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब होता है कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों माइनस मैक्सिमम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना है, और किसके रिस्पेक्ट में? तो सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है P पॉइंट का वो वेरिएबल है, मतलब x कम ज़्यादा हो सकता है ना, कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा। तो आप dE/dx करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो सेंटर से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये वेरिएबल, ये जो वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा। नज़दीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि बढ़ता चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे नज़दीक आएंगे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ कोई पॉइंट होगा, उससे इसकी डिस्टेंस नज़दीक आने पे, है ना, कुछ और होने लगती है। तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ये 2D में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप इस को समझ सकते हो कि अगर छल्ला ऐसा हो और ये पॉइंट इस तरह से हो, इस 3D में आप इमेजिन जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सिस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। नज़दीक आने पे भी, सेंटर के नज़दीक आने पे भी कहीं पे घटने लगता है, कहीं पे बढ़ने लगता है, दूर जाने पे भी कहीं पे घटने लगता है और कहीं पे बढ़ने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता नहीं कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है ना, तो वो हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और dE/dx को पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में और उसको 0 से इक्वल करते हैं। तो 0 से इक्वल करेंगे तो आप देखोगे कि x की वैल्यू जो है r/√2 आ जाएगा। ये नोट कर लो आप, x की वैल्यू जो होगा r/√2 होगा, और इतने ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैक्सिमम होगा सेंटर से। ये मैं आपको जल्दीबाजी में, चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो मैं चीज़ों को थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को समझो और खुद इस पे दिमाग लगा के और ज़्यादा इसको, अपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कि रिंग से जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिंग के सेंटर से जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो वैरी कर रहा है। हम नज़दीक भी आ रहे हैं तो कहीं पे घट रहा है, बढ़ रहा है, और दूर भी जा रहे हैं तो कहीं पे घट रहा है, बढ़ रहा है, ड्यू टू द स्ट्रक्चर लाइक रिंग के ऐसे सेंटर है। तो ये एलिमेंट यहाँ से तो नज़दीक हो जाएगा, लेकिन जो इधर वाला एलिमेंट होगा वो दूर हो जाएगा, है ना, नीचे वाला एलिमेंट। तो ये जो रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो हर एक एलिमेंट उस रिंग का अपने अपने ढंग से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो कौन सा पॉइंट किस एलिमेंट से नज़दीक हो रहा है, ये डिसाइड डिस्टेंस के कारण हो रहा है। तो वो डिस्टेंस आपको पता नहीं, तो हम मैक्सिमा मिनिमा का जो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम, चूंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है, x वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना। तो dE/dx करते हैं और उसको 0 से इक्वल करते हैं,
ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको 0 से इक्वल करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगा वो आएगा r/√2। इसको याद कर लो आप, क्यों? क्योंकि ये ट्रिक है, जेई और नीट में आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा कि ये कैसे हुआ, इसका एप्लीकेशन पूछ देगा, क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो r/√2 डिस्टेंस पे सेंटर से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे आप r/√2 लगा दो x के जगह पे और सिंप्लीफाई कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। x के जगह पे भी r/2 यहाँ भी लगा दो, r/√2 यहाँ भी लगा दो, r/√2 है ना x के जगह पे, और फिर सिंप्लीफाई करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर वो आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बता दें, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई मैक्स जो होगा वो होगा Q इंटू r/√2 अपॉन में 4πε0 r² प्लस r/√2 का स्क्वायर यहाँ पे है ना, और पे पावर 3/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे Q r/√2 है ना, और यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 4πε0 और r² प्लस r²/2, तो ये सॉल्व होके 3r²/2 हो जाएगा, और उस पर पावर 3/2 हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर आ गया, ये √2 है, यहाँ भी ये सॉल्व हो जाएगा, 2√2 आ जाएगा, आप √2 को कैंसिल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करना है, वीडियो को लंबा नहीं कर सकते। तो ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो आप देखोगे ही नहीं, आप कहोगे इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, हालांकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा को वीडियो को 2-3 बार करके देखो, तो आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया ये, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा हार्डवर्क करो, और पेरेंट की इज्जत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।